अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है वो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिस्कस करना है कि आपके पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उनमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आ रही है वो हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप है। अब अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो आपके पास डेफिनाइट और डिस्टिंक्टिव ज्योमेट्रिकल शेप होती है। और इसकी वजह ये होती है कि कल वाले लेक्चर्स के अंदर जो है वो मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो है वो एटम, आइंस और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक ऑर्डरली अरेंजमेंट के अंदर जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। लेकिन आपके पास जो इमॉर्फस सॉलिड्स थे उनके अंदर जो है वो आपके पास एटम, आइंस और जो मॉलिक्यूल्स थे वो एक ऑर्डरली अरेंजमेंट के अंदर जो है वो मौजूद नहीं थे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं जितने भी हैं वो आपके पास सारों के अंदर एटम, आइंस और मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है जो भी उनके अंदर होंगे वो सारे के सारे ऑर्डरली अरेंजमेंट होंगे। तो इसका ये मतलब हो गया कि एवरी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैज़ अ स्पेसिफिक ज्योमेट्री, कि आपके पास कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री होगी। तो जब हम स्पेसिफिक ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो इसका ये मतलब हो गया कि व्हेन इट इज़ स्पेसिफिक ज्योमेट्री इट मींस इट हैज़ स्पेसिफिक इंटरफिशियल एंगल। अब देखें आपके पास मैंने लास्ट के ऊपर एक वर्ड बोला कि इंटरफिशियल एंगल्स। अब आप देखें कि आपके पास जो है इंटरफिशियल एंगल्स क्या हैं। आप फॉर एग्जांपल ये कहें कि हमारे पास जो है एक NaCl है। आप NaCl के अगर आप क्रिस्टल्स को देखें तो उनकी जो आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप होती है वो आपके पास क्या होती है, क्यूबिक होती है। कि आपके पास वो क्या होते हैं, क्यूबिक शक्ल के होते हैं। तो आप देखें कि आपके पास जो है ये NaCl है, इसकी अगर मैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स की ज्योमेट्री देखूं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, क्यूबिक शक्ल के अंदर होते हैं, क्यूब की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्यूब बनाने लगा हूँ कि आप देखें कि आपके पास जो है ये आपके पास जो है वो एक क्यूब बन गया है। आप देखेंगे NaCl जो है इसके जितने भी स्ट्रक्चर क्रिस्टल्स होंगे उनकी जो शेप होगी, ज्योमेट्रिकल शेप होगी, वो आपके पास क्या होगी, क्यूबिक होगी। अब अगर आप इसी क्यूबिक को गौर से देखें तो आपके पास जो है इसके अंदर 3 एक्सिस हैं पड़े। आप देखें एक एक्सिस आपके पास जो है ये वाला है, इनको आप क्या कहते हो, एक्स एक्सिस कहते हो। उसके बाद देखें आपके पास एक जो है ये एक्सिस इस तरीके से आ रहा है और दूसरा एक्सिस जो है वो आपके पास जो है यहाँ से यूं आ रहा है। आप देखें ये आपके पास जो है इसके अंदर जो है वो 3 एक्सिस हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस था, ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है, ये आपके पास क्या है बड़ा, जेड एक्सिस है। अब आप देखें कि आपके पास जो है इस एक्सिस के ऊपर ये जो आपके पास एज लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस है कि यहाँ से लेके इस पॉइंट तक ये जो आपके पास लेंथ बन रही है इसको हम डोनेट करते हैं ए के साथ। फिर उसके बाद देखें यहाँ से आपके पास इस वाई, आपके पास जो है वाई एक्सिस के ऊपर जो एज लेंथ है पड़ी उसको आप क्या करते हो, बी से रिप्रेजेंट करते हो। और जो आपके पास जेड एक्सिस की लेंथ है इसको आप क्या करते हो, सी से रिप्रेजेंट करते हो। तो ये आपके पास जो है इनको आपकी लेंथ ने ए, बी और सी के साथ हर एक्सिस की आपने क्या की हैं, शो की हैं। अब आप देखें कि आपके पास जो है ये 3 लेंथ है, इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास जो है वो 3 एंगल्स भी हैं पड़े। अब एंगल्स आपके पास क्या हैं पड़े कि आप देखें कि एंगल बिटवीन द लेंथ बी, आपके पास देखें ये बी लेंथ है, ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक जा रही है। फिर दूसरी आपके पास लेंथ ये है, यहाँ से एक्स जेड एक्सिस के ऊपर जो है वो सी लेंथ है। जब भी आपके पास जो है एंगल हो रहा होगा बिटवीन 2 लेंथ्स, अब जैसे कि आपके पास एक बी लेंथ है एक सी लेंथ है, इन दोनों लेंथ के दरमियान जो आपके पास एंगल है पड़ा उसी को आप क्या कहते हो, इंट्राफिशियल एंगल्स कहते हो। अब देखो आपके पास बी और सी है, इसके दरमियान यहाँ पे जो एंगल्स होता है उस एंगल्स को हम क्या कहते हैं, अल्फा एंगल्स कहते हैं। फिर उसके बाद देखें आपके पास जो है दूसरा एंगल जो बन रहा है वो आपके पास सी और ए के दरमियान जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है इस तरीके से। और फिर आपके पास जो है वो थर्ड एंगल जो बन रहा है वो ए और बी के दरमियान आ रहा है, तो इसको आप क्या कहते हो, गैमा एंगल्स कहते हो। तो ये जो आपके पास लेंथ, 2 लेंथ के दरमियान एंगल बन रहा है इसी को आप क्या कहते हो, इंट्राफिशियल एंगल्स कहते हो। इसको आप क्या बुलाते हो, इंट्राफिशियल एंगल्स बुलाते हो। तो आपके पास जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है और स्पेसिफिक ज्योमेट्री का यही मतलब है पड़ा कि आपके पास जो है उनके एक स्पेसिफिक इंट्राफिशियल एंगल्स होते हैं। तो आपके पास जो है जो भी एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होगा उसके दरमियान जो एंगल बनेगा बिटवीन द 2 लेंथ उसी को आप क्या कहोगे, इंट्राफिशियल एंगल्स कहोगे।
अब आप देखें कि आपके पास ये जो इंटरफिशियल एंगल्स हैं पड़े, आपके पास कोई भी एक क्रिस्टल्स था, ठीक है, आप उसके अंदर जो है इंटरफिशियल एंगल्स है पड़ा, आप उसकी सरफेस से उसको क्या करना चाह रहे हो, इंटरसेक्ट करना चाह रहे हो, तो आपके पास जो है वो एंगल जो है वो चेंज नहीं होंगे। आप देखें जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाई कि NaCl है, ये आपके पास जो है क्रिस्टल्स की फॉर्म में है तो क्यूब है। अगर आप इसी NaCl को फाइन पाउडर के अंदर भी क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, कि आपके पास जो है उसका आपने पाउडर बना लिया है, तो तब भी आपके पास जो है इसकी जो आपके पास शेप होगी वो आपके पास क्या होगी, क्यूबिक शेप होगी। आपके पास जो है ये क्या करेगा, क्यूबिक शेप के अंदर क्या कर रहा होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो इसका ये मतलब हो गया कि आपके पास जो है वो डजंट मैटर, आप इसको जिस तरीके से भी आपका क्रिस्टल है, चाहे आपके पास वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में था, चाहे आपके पास जो है वो फाइन पाउडर्स की फॉर्म में था, उससे आपके पास जो है वो कोई भी फर्क जो है उनके ऊपर नहीं बन रहा होता। आपके पास जो है वो उसके इंटरफिशियल एंगल जो है वो आपके पास क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब इसी की एग्जाम्पल मैं आपको यूँ समझा दूँ, ये देखें जैसे आपने इसका ये कहा कि आपके पास जो है कोई भी आपके पास एक गिवन क्रिस्टल था, आपने उसके अंदर जो है वो इंटरफिशियल एंगल जो था वो आपके पास सरफेस को इंटरसेक्ट आपने उसको करवाया, लेकिन उनके अंदर जो है वो आपके पास कोई भी चेंज नहीं आया। तो आप देखें फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास कोई भी एक क्रिस्टल था, वो आपके पास हेक्सागोनल शेप के अंदर था। अब हेक्सागोनल शेप के अंदर जो है वो आपके पास 6 कोनों वाली जो आपके पास शेप होती है, इस तरीके से कि आपके पास जो है वो एक हेक्सागोनल टाइप जो है वो आपके पास क्रिस्टल जो है वो मौजूद है। आप इसको देखें तो ये आपके पास एक परफेक्ट क्रिस्टल जो है पड़ा जो एक बन सकता था। फिर इसी तरीके से आपने जो है उसका चेंज किया, उसको जब चेंज किया तो आपके पास दोबारा जो है उसकी जो शेप बनी वो आपके पास कुछ यूं आके बनी। आप देखें इसकी शेप जो है वो भी आपके पास सेम वही हेक्सागोनल है, लेकिन आपके पास जो एक परफेक्ट क्रिस्टल था उसकी निस्बत जो है इसकी शेप थोड़ी सी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो आप देखें इसके अंदर भी ये वाला एक एंगल जो है ये इंटरफिशियल एंगल है, ये भी आपके पास क्या है, सेम है। तो दोनों के अंदर इंटरफिशियल एंगल जो है वो आपके पास क्या है, पड़े सेम है। डजंट मैटर कि वो आपके पास किस तरीके से ग्रो हुए हैं, या आपके पास एक परफेक्ट की तरह का क्रिस्टल आगे बने हैं, या आपके पास एक तरह का परफेक्ट क्रिस्टल जो है वो आगे नहीं बना, लेकिन आपने जब उसके इंटरफिशियल एंगल्स को देखा तो आपके पास क्या था, सेम था। फिर इसके बाद देखिए आपके पास जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो है जो दूसरी प्रॉपर्टी आ रही है वो आपके पास क्या है पड़ी, मेल्टिंग पॉइंट है पड़ा। आपके पास जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जितने भी हैं उनके आपके पास जो है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट से ये मुराद है कि आपके पास फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सॉलिड ए है बड़ा, आपके पास ये प्योर सॉलिड है बड़ा, तो आपके पास जो है इसका एक डिस्ट्रक्टिव जो है वो आपके पास क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये ए जो है इसका एक प्योर सॉलिड था, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या है पड़ा, 90 डिग्री है। तो एक डिस्टिंक्टिव होगा, आप उसकी रेंज जो है वो नहीं कहेंगे कि 80 से 90 या 90 से 100 के दरमियान। तो आपके पास जो भी प्योर सॉलिड होगा उसका जो है वो एक मखसूस किस्म का जो है वो उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन अगर आप इसी तरीके से अमॉर्फस सॉलिड्स को देखें तो हमने डिस्कस किया था कि अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनके आपके पास जो है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपके पास नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी अमॉर्फस सॉलिड है जैसा कि बी है, अब ये आपके पास क्या है पड़ा, अमॉर्फस सॉलिड है पड़ा। अगर आप इसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करना चाहें तो आपके पास जो है ये रेंज के अंदर आएगा। आप ये कहेंगे कि 100 डिग्री से 120 डिग्री के दरमियान जो है इसका टेम्परेचर जो है वो किसी भी पोजीशन के ऊपर जो है वो आ सकता है। तो आपके पास जो है दूसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर जो थी वो हमारे पास क्या थी, मेल्टिंग पॉइंट था। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास आ रही है क्लीवेज ऑफ प्लेन्स। आप देखें कि क्लीवेज प्लेन्स जो है ये हमारे पास क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ब्रोकन, दे डू सो अलोंग डेफिनाइट प्लेन्स, दीज प्लेन्स आर कॉल्ड द क्लीवेज प्लेन्स। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आप देखें आपके पास जो है कोई भी एक ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है पड़ा, आपके पास इस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आप कहते हैं कि मैंने यहाँ से ब्रेक किया, आप कहते हैं कि मैंने यहाँ से इसको क्या किया, ब्रेक किया, या फिर आप ये कहते हैं कि मैंने इसको इस तरीके से ब्रेक किया। तो आप किसी भी सॉलिड्स को, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जिस एंगल के ऊपर उसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो वो आपके पास जो है वो एक ख़ास एंगल से टूटेगा। या तो वो आपके पास यहाँ से इस एंगल से टूटेगा, या फिर आपके पास अगर आपने उसको इस तरीके से तोड़ना चाहे तो आपके पास इस तरीके से टूट जाएगा। आप उसको इस तरीके से तोड़ना चाह रहे हैं तो इस तरीके से तोड़ देगा। तो आपके पास ये मतलब हो गया कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जब आप तोड़ेंगे तो वो किसी न किसी खास एंगल से टूटेगा। अब ये जो एंगल है बड़ा, यही जो है ये आपके क्रिस्टल को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। आप देखें
आपके पास दोबारा मैं आपको समझाऊं कि ये आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आपने यूं कट किया, जब आपने यूं कट किया तो ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट आपके पास क्या हो गया, अलग हो गया। तो आपके पास जब ये अलग हुआ है तो बेसिकली यहाँ पे जो वर्ड क्लीवेज है, क्लीवेज का मतलब यही होता है कि आपने उसको क्या किया, खास एंगल, और खास एंगल क्या था, ये वाला था, इस एंगल से आपने उसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये आपके पास अलग हो गया है, ये वाला पार्ट जो है ये आपके पास क्या हो गया है, अलग हो गया है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, क्लीवेज कहलाता है। अब आपके पास जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड जिस भी एंगल के ऊपर जाके टूटा है, जैसा कि इसको आपने सेपरेट किया, वो आपके इस एंगल के ऊपर टूट रहा है, तो इस चीज़ को आप क्या कहते हो, क्लीवेज प्लेन्स कहते हो। तो बेसिकली इसका ये मतलब हो गया कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, आप इसको जो है जब भी तोड़ेंगे तो एक खास एंगल के ऊपर तोड़ेंगे तो इनके दरमियान जो है वो क्या हो जाएगी, क्लीवेज हो जाएगी। और ये हर सॉलिड के अंदर क्या करता रहेगा, वेरी करता रहेगा। आप जैसे ही कोई सॉलिड चेंज करोगे उसके अंदर जो है उसका क्लीवेज प्लेन्स भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। फिर उसके बाद देखें दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास जो है वो एनआइसोट्रॉपी आ रहा है। अब एनआइसोट्रॉपी के अंदर देखें तो आप देखें यहाँ पे आइसो एक वर्ड आया है, आइसो का मतलब होता है सेम। फिर उसके बाद देखें दूसरा वर्ड है ट्रॉपी, ट्रॉपी का मतलब होता है हमारे पास पोजीशन। तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर हमारे पास टर्म होती आइसोट्रॉपी तो आइसोट्रॉपी का ये मतलब हो गया कि सेम पोजीशन। लेकिन यहाँ पे देखें एक प्रीफिक्स यूज हुआ है जिसको यहाँ पे लगा हुआ है एन, तो एन का मतलब होता है नो। तो इसका ये मतलब हो गया कि नो सेम पोजीशन, कि आपके पास जो है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी आपके पास जो पोजीशन होती है वो आपके पास जो है वो सेम नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप देखिए आपके पास ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर आप देखें तो आपके पास अगर आप इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो इसकी पोजीशन डिफरेंट होगी, अगर आप इस पोजीशन से देख रहे हैं तो इसकी पोजीशन आपके पास डिफरेंट होगी, अगर आप इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो इसकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट होगी, अगर आप इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो आपके पास एन आइसोट्रॉपी का ये मतलब हुआ कि आइसो मीन सेम, पोजीशन, ट्रॉपी मतलब पोजीशन, और यहाँ पे जो प्रीफिक्स यूज हुआ है एन उसका क्या मतलब है, नो। तो आपके पास एन आइसोट्रॉपी का ये मतलब हो गया कि नो सेम पोजीशन। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी आपके पास पोजीशन जो होती है वो आपके पास सेम नहीं होती। तो अगर आप एन आइसोट्रॉपी को डिफाइन करना चाहें तो इसका ये मतलब है कि क्रिस्टल्स शो वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, कि आपके पास ये देखें इस डायरेक्शन के अंदर इसकी पोजीशन डिफरेंट है, इस डायरेक्शन के अंदर इसकी पोजीशन डिफरेंट है, इस डायरेक्शन की तरफ इसकी पोजीशन डिफरेंट है पड़ी। तो जब भी आपके पास कोई क्रिस्टल जो है वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर वेरिएशन कर दिखाएगा, वो आपके पास किसकी वजह से होगी, वो आपके पास वो जो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर कर रहा है, डायरेक्शंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज एंड द फिनोमिना इज रेफर टू एनआइसोट्रॉपी। अब आप देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हमने यहाँ पे बात की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो हमारे पास पहली बात आ रही है वो हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपके पास क्या है पड़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। इसके अंदर जो है हम लाइट को रिफ्लेक्ट और बेंडिंग वगैरह कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ जो है वो थर्मल एक्सपेंशन है। तो ये सारी जो है ये हमारे पास क्या करती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपके पास डायरेक्शंस के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए से जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो ग्राफाइट है। आप देखें ग्राफाइट के केस में आपके पास जो है वो कार्बन्स जो हैं वो लेयर्स की फॉर्म में जो है यूँ मौजूद होती हैं। आपके पास जो है वो ग्राफाइट है, इस ग्राफाइट के अंदर जो है यूँ लेयर्स जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं। आपके पास जब ये लेयर्स मौजूद हैं तो इनके अंदर जो है वो आपके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लेयर्स की आप डायरेक्शन देखें वो आपके पास कुछ यूँ जा रही है। आपने इसको क्या किया है, एक बैटरी के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया। आप देखें बैटरी के साथ जब आपने कनेक्ट किया है तो आपने बैटरी का एक सिरा इस पोजीशन के ऊपर लगाया है और दूसरा जो है वो आपने इस पोजीशन के ज़रिए लगाया है। तो आप देखें यहाँ से आपके पास जो है वो करंट पास आउट नहीं होगा। अब करंट पास आउट क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या किया है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है वो यूज़ किया है। आप देखें आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव ये कर रहे हैं कि यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशंस की तरफ क्या कर रहे हैं, वो मूव ऑन कर रहे हैं। लेकिन आपने जो अपनी बैटरी की जो तारें हैं वो यहाँ इस पोजीशंस के ऊपर कनेक्ट की हैं, तो इस पोजीशन से तो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद ही नहीं है, तो आपके पास यहाँ से करंट पास आउट नहीं होगा। तो आपके पास देखिए ये एक ही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, जब इस डायरेक्शन से आपने किया है तो आपके पास यहाँ पे करंट नहीं मूव ऑन हुआ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। लेकिन अगर आप इसको क्या करने पैरेलल डायरेक्शन, आप देखें ये दोबारा मैं यहाँ पे ड्रा करने लगा हूँ कि आपके पास जो है ये वही एक ग्राफाइट था, उसके अंदर जो है वो लेयर्स वहाँ पे मौजूद हैं। इन लेयर्स के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
वो मौजूद हैं। अब देखें मैंने यहाँ पे जो बैटरी को कनेक्ट किया है वो मैंने पैरेलल वे में किया है कि आपके पास जो है इस तरीके से। अब आप देखें कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हैं पड़े वो इसी पोजीशन से इस पोजीशंस की तरफ क्या कर रहे थे, मूव ऑन कर रहे थे। तो जब ये मूव ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है क्या एक तार कनेक्टेड है, यहाँ से आपके पास जो है वो करंट क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। अब कैसे पास आउट हुआ, ये आपके पास क्या था, पैरेलल वे में था। तो आपके पास एक ही क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके पास जो है जब आपने उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अंदर देखा तो आपके पास वहाँ पे करंट पास आउट नहीं हो रहा था, लेकिन जब आपने उसको पैरेलल वे में किया तो आपके पास जो है वो करंट क्या होना शुरू हो गया, पास आउट होना शुरू हो गया। तो शुरू में हमने यही बात की है कि हमारे पास जो है एनिसोट्रॉपी जो है वो एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो पोजीशन होती है डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, डिफरेंट जो है उसकी पोजीशन होती है, हर डायरेक्शन के अंदर वो अपनी पोजीशन क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। तो ये हमारे पास क्या था, एनिसोट्रॉपी था। फिर लास्ट के ऊपर जो है इसी एनिसोट्रॉपी के अंदर जो है वो एक बात हमने एक्सप्लेन करनी है और वो हमारे पास है कि क्लीवेज इटसेल्फ इज एन आइसोट्रॉपी। कि आपके पास जो है क्लीवेज जो आप करते हो, ये जो आपने अभी एक पॉइंट पीछे पढ़ा था कि क्लीवेज जो है, क्लीवेज प्लेन्स के आपको मैंने बताया था कि किसी खास एंगल्स के ऊपर जो है आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो क्या कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। तो क्लीवेज ऑफ प्लेन जो है ये इटसेल्फ जो है वो हमारे पास क्या है, एक एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर है। अब मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो मैंने जो है जो क्रिस्टल मेरा बना हुआ है वो मेरे पास दो एटम से बना हुआ है। एक को मैंने क्या किया है, सर्कल, रेड सर्कल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, दूसरे को मैंने क्या किया हुआ है, ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये आपके पास एक ही क्रिस्टल है, ये आपके पास दो एटम से मिलके बने हैं। अब देखें ये एक प्रॉपरली वे में अरेंज है। आप देखें यहाँ पे पहले रेड एटम्स आ रहे हैं, फिर आपके पास जो है वो ब्लू आ रहे हैं, फिर रेड आ रहे हैं, फिर ब्लू आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो एक क्रिस्टल्स बने हुए हैं। अब आप देखें कि जब मैंने इसकी क्लीवेज की तो क्लीवेज जब मैं करने लगा तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ये किया कि ए और बी। अब जब आपने ए और बी के दरमियान जब आपने क्लीवेज करवाई है तो आप देखें यहाँ पे ए और बी के दरमियान क्लीवेज के नतीजे में हो ये रहा है कि आपके पास जो है ये इस पॉइंट से यूं आपके पास क्या हो गया, कट गया। अब जब ये कट आउट हुआ है तो आप देखें यहाँ पे इधर आपके पास रेड है, फिर आपके पास क्या आ रहा है, ब्लू एटम आ रहा है, फिर आपके पास रेड आ रहा है, फिर आपके पास क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है। तो आपके पास जो है वो एटम जो है वो प्रॉपर वे में एक वर्टिकल लाइंस, ये देखेंगे ना, ये आपके पास क्या आ रही है, वर्टिकल लाइंस आ रही है। अब इस वर्टिकल लाइंस के इस साइड्स के ऊपर देखें तो सारे के सारे एटम्स जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे आपके पास क्या है पड़े, एक अरेंजमेंट के अंदर है, एक प्रॉपर अलाइंड है पड़े। कि आप देखें पहले सारे रेड आ रहे हैं, फिर ब्लू आ रहे हैं, फिर आपके पास रेड आ रहे हैं, फिर आपके पास क्या आ रहे हैं, ब्लू आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें कि आप अगर इसी क्रिस्टल्स को सी और डी, मतलब ये जो मैंने यहाँ पे एक लाइंस लगाई है जो आपके पास जो है लाइंस, डायगोनल लाइंस आप इसको कह सकते हैं कि आपके पास जो है ये इस पोजीशन से इस पोजीशंस की तरफ जब किया है तो आप देखें इस पोजीशन में ऊपर वाले छोड़ के नीचे वाली साइड्स को देखें या ऊपर वालों को देखें तो इधर पहले ब्लू है, फिर आपके पास क्या आ रहा है, रेड आ रहा है, फिर ब्लू आ रहा है, फिर आपके पास क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। लेकिन जब आपने इसको यहाँ से कट आउट किया था तो ये आपके पास इस तरीके से नहीं था। तो आपके पास ये बात हो गई कि ऑल एटम्स आर अलाइन, कि आपके पास जो है इस पोजीशंस के अंदर जो है सारे के सारे एटम्स आपके पास क्या है पड़े, अलाइंड हैं पड़े, अल्टरनेट पोजीशंस के अंदर क्या हैं पड़े, वो मौजूद हैं। तो जब ये अल्टरनेट पोजीशंस के अंदर मौजूद हैं तो आप देखें इनकी डायरेक्शंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन जब ये चेंज करेंगे तो ये आपके पास इनकी अरेंजमेंट जो होगी वो हमने जो अभी पीछे डिस्कस किया था कि आपके पास जो है एनिसोट्रॉपी जो है वो आपके पास उनकी पोजीशन क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपके पास इनकी पोजीशन क्या होती जाएगी, डिफरेंट होती जाएगी। जब आप इस साइड से देखेंगे तो इनकी जो है वो आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन जब आप इसको डायगोनल लाइन जो सी और डी के दरमियान इस साइड से देखेंगे या इस साइड से देखेंगे तो आपके पास जो है वो पहले ब्लू आ रहा है, फिर रेड आ रहा है। तो जब ये इस तरीके से आएंगे तो इनकी डायरेक्शन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास सिमेट्री आ रही है। अब सिमेट्री हमारे पास क्या है कि आपके पास जो है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो उसके फेसेस हैं, एंगल्स हैं, एजेस हैं पड़े, जब आप उनको रोटेट करते हो 360 डिग्री एंगल के ऊपर तो आपके पास जो है वो अपने एक्सिस के अंदर जो है वो क्या कर रहा होता है, घूमता है। तो आप उस चीज़ को क्या कहते हो, सिमेट्री कहते हो। तो आपके पास जो है वो सिमेट्री जो है क्रिस्टल्स के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है। वो आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है, वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है। फिर इसके बाद देखें आपके पास क्या आ रहा है, हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स आ रहा है। हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स का ये मतलब है कि शेप ऑफ अ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रोज इज कॉल्ड द हैबिट ऑफ क्रिस्टल। इसका ये मतलब हो गया कि आपके पास जो भी क्रिस्टल है आप उसको
जिस इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो ग्रो करवाना चाह रहे हैं, वो आपके पास उसका क्या कहलाएगा, हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स कहलाएगा। आप देखें आपके पास जो है वो एक बीकर है, इस बीकर के अंदर जो है वो आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो किसका लिया हुआ है, NaCl का। सैचुरेटेड सोल्यूशन का ये मतलब है कि आपके पास इसके अंदर वाटर था, आपने इसके अंदर जो है वो क्या करते रहे, NaCl को ऐड करते रहे। एक लम्हा आया जब NaCl जो है इसके अंदर ऐड होना जो है वो बंद हो गया, तो जब इस पोजीशन के ऊपर गए हैं तो आप इसको क्या कहते हो, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हो, कि मजीद उसके अंदर जो आपका सल्यूट है पड़ा वो सॉल्वेंट के अंदर ऐड नहीं हो रहा, तो आपके पास क्या चीज़ बन गई, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। अब जब आपके पास ये सैचुरेटेड सॉल्यूशंस था, इसको आपने क्या करना शुरू कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया। अब जब आपने हीट करना शुरू किया तो आपके पास जो है हीट करने के बाद जो है वो वाटर वहां से क्या कर जाएंगे, एवेपोरेट कर जाएंगे। आपके पास जो वाटर जितना भी होगा वहां से एवेपोरेट कर जाएगा और पीछे आपके पास जो है वो क्रिस्टल्स बनना जो है वो शुरू हो जाएंगे। अब आप देखें आपके पास ये जो क्रिस्टल्स यहाँ पे बनेंगे वो आप दो तरीकों से जो है उसको अबेन कर सकते हैं। आप देखें एक तो प्रोसेस ये है कि वो एक प्रॉपर वे में एक अपने टाइम लेते हुए वो जो है वो आप ठंडा करें, लेकिन दूसरा ये है कि आप उसको क्या करते हैं, उसकी कूलिंग जो है वो स्लो कर दें या आप उसकी कूलिंग जो है वो फास्ट कर दें। तो जब भी आप ऐसी तीन कंडीशंस यूज़ करेंगे तो आपके पास जो क्रिस्टल्स होंगे उनकी शेप के ऊपर भी क्या होगा, फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। अब देखें कि आपके पास जो कंडीशंस होती हैं वो आपके पास मेंटेन करेंगी शेप ऑफ द क्रिस्टल्स को, कि आप जो भी कंडीशन यूज़ करेंगे आपके पास जो है उसी तरह के क्रिस्टल्स आपके पास बनना जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप देखें हमने बात पढ़ी थी कि NaCl जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल्स आपके पास क्या करवाते हैं, शो करवाते हैं। लेकिन अगर आप उसी के अंदर 10% NaCl 10% जो है वो आप उसके अंदर क्या कर दो, यूरिया को ऐड कर दो, तो आपके एज इम्प्योरिटी के तौर के ऊपर तो आपके पास यही जो है इसके स्ट्रक्चर जो हैं वो आपके पास नीडल लाइक जो हैं वो आपके पास जो है स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो आपके पास यही NaCl जो है वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास जो है वो शो करना शुरू कर देता है। तो आपके पास ये जो हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स है पड़ा, ये आपके पास इसके क्रिस्टल जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो आपके पास जो है उसकी कंडीशंस के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कंडीशंस जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं।